बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हमारा आज का टॉपिक है टाटोमेरिज्म। टाटोमर्स को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितने भी बाकी आइसोमेरिज्म को स्टडी किया उसमें हमने ये देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी शिफ्टिंग से हम एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर हासिल करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन टाटोमेरिज्म में हम एक प्रोटॉन को एक जगह से हटा के किसी दूसरी जगह लेके जाएंगे। यहाँ पे सिलसिला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शिफ्ट होना नहीं होगा, बल्कि एक प्रोटॉन की शिफ्टिंग है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और अक्सर ये जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट की तरफ अक्सर देखने में आती है। सो टाटोमेरिज्म जो है उसमें हम एक प्रोटॉन को विद इन दैट मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तो उससे जो नई बनने वाली चीज़ होगी वो पहले का आइसोमर होगी। और ऐसे आइसोमर्स को जो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से डेवलप होते हैं इनको हम टाटोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड टाटोमेरिज्म। सो एक टाटोमर से दूसरा टाटोमर हासिल करने के लिए हमें कंसेक्यूटिवली दो काम करना होते हैं। एक तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग और दूसरा इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से इसके करस्पॉन्डिंग पाई क्लाउड की शिफ्टिंग भी हमें देखने में नज़र आएगी या देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल से इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ। टाटोमेरिज्म इज़ अ फिनोमिना in which it is a type of isomerism in which the place of proton changes from one atom to another atom within that molecule with the corresponding change of pi cloud. So दो काम होंगे। एक तो आइसोमर डिफ़र करेगा दूसरे आइसोमर से, यानी एक टाटोमर दूसरे टाटोमर से डिफ़र करेगा प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन के एतबार से, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड भी हमें होती हुई नज़र आएगी। सो मेरे पास एसीटोन की एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड और CH3। तो मैंने एक हाइड्रोजन को थोड़ा साइड पे रखा है। सो एसीटोन जो है एक कीटो फॉर्म है बिकॉज इट इज़ इन अ कीटोन फॉर्म। सो नेक्स्ट ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड को ये शिफ्ट करते हुए ये क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये जो नेगेटिव होगा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए ये फॉर्म बना देगा। यानी एक पाई क्लाउड डेवलप हुआ और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। दिस इज़ ईनोल फॉर्म। ईनोल दो लफ्ज़ों से बनता है, ईन एंड ओल। ईन फॉर डबल बॉन्ड एंड ओल फॉर अल्कोहल। So a structure having the both functionalities double bond and the hydroxyl group are called enols. So एक कीटो फॉर्म जो है इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ शिफ्टिंग और शफलिंग ऑफ प्रोटॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे इसकी शिफ्टिंग होती है। सो ये है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, और इसको इनोलाइजेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को, या कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी इसे कहा जाता है। सो अब ये जो दोनों फॉर्म्स होंगी कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये इन इक्विलिब्रियम दोनों मौजूद होंगी। यानी ये तब्दीली कीटो से इनोल और इनोल से कीटो ये रिवर्सिबल है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे में इन दोनों को सेपरेट आउट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, बट अप्लाइंग स्पेसिफिक कंडीशंस हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट स्टेबिलिटीज़। हम इनमें से इन दोनों में से एक फॉर्म को अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता है। सो ये दोनों फॉर्म अगर कंसेक्यूटिवली
साइमल्टेनियसली ये एक ही वक्त में मौजूद हैं और कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरे में, तो हमारे पास इन दोनों फॉर्म की मौजूदगी के कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। और इन्हीं एविडेंसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और इनोलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें मेरे पास आपके बार जो कीटोनिक फॉर्म है वो एसीटो एसिटिक एस्टर है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो फ़िलहाल ये अपनी कीटो फॉर्म में है। अब इसकी इनोल फॉर्म कुछ यूँ होगी कि यहीं से एक प्रोटॉन यहाँ से, जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, यहाँ से शिफ्टिंग इधर होगी, ये इधर, और ये H एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इस C डबल बॉन्ड O पे अटैच होके इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनोल बन जाते हैं। यहाँ पे भी ये अल्फ़ा हाइड्रोजन था। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच फर्स्ट कार्बन या अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सो यहाँ पे दो अल्फ़ा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से भी शिफ्ट हो सकते हैं और इधर से भी, लेकिन यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन का शिफ्ट होना ये ज़्यादा सूटेबल था, तो इसलिए यहीं से हम इसको इनोल बनाएंगे फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, एक कीटो फॉर्म जो है इनोल फॉर्म में हो गई। तो अब हम अगर चेक करना चाहते हैं, एविडेंस ढूंढना चाहते हैं कि क्या कीटो इनोल फॉर्म दोनों ही एक वक्त में मौजूद हैं उस मिक्सचर के अंदर, तो हमें कुछ टेस्ट करना होंगे। मसलन जैसे ही आप उस मिक्सचर को हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ऑक्साइन बनता हुआ नज़र आएगा। हाइड्रोक्सिल एमाइन से ऑक्साइन का बनना एक कार्बोनाइल ग्रुप में कीटो फॉर्म की मौजूदगी का इजहार है। तो ये कीटो फॉर्म जो है ये हाइड्रोक्सिल एमाइन को ऑक्साइन में कन्वर्ट कर देगी। दैट इज़ द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कीटो फॉर्म। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी मौजूदगी मेंशन हुई यहाँ से। और अगर हम सोडियम मेटल के साथ इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ मिक्सचर बनता हुआ नज़र आएगा। वो दर हकीकत OH ग्रुप की प्रेजेंस है। सोडियम इस H को हटा के इसकी जगह सोडियम साल्ट बना लेगी इस इनोलिक फॉर्म की। तो सोडियम का यहाँ पे शिफ्ट होना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की निशानी, मतलब इनोल फॉर्म में OH ग्रुप भी है। अब इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, इसका पता चलता है ब्रोमीन के साथ। आप इसका रिएक्शन करवा दें, डबल बॉन्ड जब मौजूद होगा वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके कलर को डिस्चार्ज कर देगा। सो एथेनोलिक ब्रोमीन कलर्स विल बी डिस्चार्ज्ड और ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है उसको शो करेगा। अब आखिरी जो टेस्ट हमें करना होगा वो इनोलिक, जैसे मैंने कीटो फॉर्म पूरे के पूरे का टेस्ट मैंने हाइड्रोक्सिल एमाइन की मौजूदगी में किया, अब मैं पूरी इनोलिक फॉर्म, यानी मैंने डबल बॉन्ड का पहले किया, OH का पहले, इन दोनों को सेपरेटली किया गया टेस्ट। अब मैं इनोलिक ग्रुप की मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। न्यूट्रल आयरन क्लोराइड, आप न्यूट्रल आयरन क्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे तो अगर रेडिश वायलेट कलर बनता हुआ नज़र आए तो ये इनोलिक ग्रुप की मौजूदगी की निशानी होगी। तो इन चार टेस्ट को करते हुए मैंने कीटो फॉर्म की प्रेजेंस को वेरीफाई किया, मैंने इनोलिक फॉर्म की प्रेजेंस को वेरीफाई किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर दोनों ही जो टाटोमेरिक फॉर्म है वो मौजूद होंगी। अब यहाँ पे कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में शिफ्ट कैसे होती है? दर हकीकत कीटो से इनोल बढ़ने के लिए फ़र्क सिर्फ एक प्रोटॉन की शिफ्टिंग का है। सपोज दैट पहले स्टेप में एक प्रोटॉन इसको छोड़ के चला जाए कीटो फॉर्म को, तो हमारे पास ये दो रेजोनेंस फॉर्म्स आएंगी। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन के जाते ही इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करेगा इधर और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह रेजोनेंस फॉर्म हमें दो नज़र आएंगी, आइसोमेरिक फॉर्म नज़र आएंगी। और अगले ही लम्हे जो प्रोटॉन पहले स्टेप में छोड़ के गया था, अब उस प्रोटॉन ने या तो अपनी पहली वाली पोजीशन पे एडजस्ट हो जाना है इस पे, और अगर वो प्रोटॉन इस पे एडजस्ट हो जाएगा तो फिर से हम कीटो फॉर्म हासिल करेंगे। लेकिन अगर यही प्रोटॉन जो सेकंड आइसोमेरिक फॉर्म में इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होगा तो ये इनोलिक फॉर्म बनने की निशानी है। तो यहाँ पे हमें इनोल मिलेगा। अब ये प्रोटॉन डिसाइड करता है कि उसने इस
फॉर्म पे अटैच होके कीटो फॉर्म बनानी है या इस आइसोमेरिक फॉर्म पे अटैच होके इनोल फॉर्म बनानी है, दिस विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ दीज टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो इनमें से कौन सी फॉर्म है जो H को एक्सेप्ट करती है। आगे चलेंगे। कीटो से इनोल फॉर्म बनने के लिए, क्योंकि सारा प्रोसेस एक प्रोटॉन की शिफ्टिंग का है, तो कीटो इनोल इनोलाइजेशन जो है या जो प्रोसेस है ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है और बेस कैटालाइज भी हो सकता है और ऑटो प्रोटोलाइसिस की बेस पे भी हो सकता है। तो हम तीनों मैकेनिज़म्स को स्टडी करेंगे कि कीटो से इनोल बनते हुए एसिड कैटालाइज प्रोसेस कैसे होगा, बेस कैटालाइज प्रोसेस कैसे होगा और ऑटो प्रोटोलाइसिस कैसे होगी। तो सबसे पहले हम एसिड कैटालाइज की बात करेंगे। ये हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, ये एक एसिड ने अटैक किया, ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने पेयर के साथ इसको एक्सेप्ट करती है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो इसका रेलेवेंट बेस है वो साइड पे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें दो फॉर्म्स बनती हुई नजर आएंगी आइसोमेरिक, या तो ये इस तरह मौजूद रहेगा या ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो कॉन्जुगेट बेस बाहर निकला है, अब इसने उस प्रोटॉन को अगेन हासिल कर रहा है क्योंकि हम कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, और कैटालिटिक रिएक्शन में अगर एक प्रोटॉन कैटालाइज करेगा, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो प्रोटॉन वापस हमें देना होगा। अब उस प्रोटॉन के वापस करने का टाइम है, या अब ये जो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन है वो यहाँ से होगी। ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन में से जैसे ही यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा, ये जो बेस है कॉन्जुगेट बेस इस H पे अटैक करेगा, इसको साथ लेके फिर से एसिड बना लेगा। कैटलिस्ट हमने वापस दे दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और कीटो फॉर्म दर हकीकत इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बेस कैटालाइज टाटोमरिज्म में हम एक बेस ऐड करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस एक प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट करने का होगा। ये बेस एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, इन तीनों में से एक हाइड्रोजन जो है ये बेस के साथ जाएगा। सपोज दैट जैसे ही H जाता है ये शिफ्टिंग यहाँ पे होगी और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी सेकंड आइसोमेरिक फॉर्म कुछ यूँ होगी, ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेस ने जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया था अब वापस देने का टाइम है, तो ये O नेगेटिव इस बेस को एक्सेप्ट करते हुए इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बेस हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस मिलेगा। ऑटो प्रोटोलाइसिस में ना हम कोई एसिड ऐड करते हैं ना बेस ऐड करते हैं। कीटो फॉर्म में दो मॉलिक्यूल खुद से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, म्यूचुअल रिएक्शन होगा। तो ये किस तरह होगा, इसमें दर हकीकत एक प्रोटॉन जो है ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन देगा नीचे वाला एक्सेप्ट कर लेगा। वो कैसे, जैसे ऊपर वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए और ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन पे अटैच हो गया, यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हुआ और कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है या तो इस कार्बन पे रिजाइड करेगा या वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी या तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होगा या डबल बॉन्ड के साथ ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा। मैंने यहाँ पे जो इन दोनों आइसोमेरिक फॉर्म को एक ही फिगर में एक्सप्लेन किया कि या तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा ये सिंगल होगा, और अगर ये सिंगल होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होगा, अगर ये डबल होगा और ये सिंगल होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने दोनों पे ही डॉटेड डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज लिखने का मकसद ये था कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड डबल होगा, अगर ये नेगेटिव इस तरफ शिफ्ट हो चुका होगा तो ये सिंगल होगा और इस O पे नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज दैट अब इस O पे नेगेटिव चार्ज है, अगले स्टेप में ये जो O नेगेटिव है इस प्रोटॉन को गेन करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये भी ऊपर इनोल फॉर्म हासिल हुई
नीचे भी हमें इनोल फॉर्म हासिल हुई। इस तरह दो कीटो फॉर्म्स आपस में ऑटो प्रोटोलाइसिस करके, यानी एक दूसरे के साथ प्रोटॉन की शिफ्टिंग करके दोनों इनोलिक फॉर्म एडॉप्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। अब यहाँ पे अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन ज़्यादातर कीटो फॉर्म में पाया जाता है और कम इनोलिक फॉर्म में। एसीटोन की कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। और हम कैसे जजमेंट करेंगे कि एसीटोन में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? तो हम इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ का हवाला देंगे यहाँ पे। तो देखिए कीटो फॉर्म में या तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं, या कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। इन सब बॉन्ड्स की जब एनर्जी निकाली गई इन तीनों किस्म के बॉन्ड्स की, वो थी 1502 किलो जॉल पर मोल। जबकि इनोलिक फॉर्म में हमारे पास या तो O2H बॉन्ड है, या C2H बॉन्ड है, या C2C डबल बॉन्ड है। तो इन तीनों बॉन्ड्स C2O सिंगल बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड्स की एनर्जी को जब हमने सम अप किया 1433, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड एनर्जी इन कीटो फॉर्म इज़ मोर देन द बॉन्ड एनर्जी इन इनोलिक फॉर्म, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल है। तो साबित हुआ कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म इन एसीटोन। बट जब हम फिनोल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इनोलिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कीटो, क्योंकि हम अक्सर फिनोल को इनोलिक फॉर्म में ही देखते हैं। उसकी वजह क्या है? असल में जिस वक्त इनोलिक फॉर्म में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो फर्दर अटैच हो जाए किसी कॉन्जुगेटेड ग्रुप के साथ, या पूरा इनोलिक ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, यहाँ पे वो कॉन्जुगेशन कर सके, रेजोनेंस कर सके, तो ऐसे में इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। यहाँ पे इनोलिक फॉर्म ये है OH सिंगल बॉन्ड एंड देन अगेन डबल बॉन्ड, लेकिन ये जो इनोलिक फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्दर कॉन्जुगेशन में है इन दो डबल बॉन्ड्स के। और जब इनोलिक फॉर्म को फर्दर कॉन्जुगेशन मिलती है तो इनोलिक फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। तो ये जो कीटो फॉर्म है फिनोल के लिए ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं जितनी इनोलिक फॉर्म, तभी फिनोल इस फॉर्म में पाया जाता है, ना कि कीटो फॉर्म में। और जिस वक्त एसीटो एसिटिक एस्टर की बात करेंगे उसका भी जो इनोलिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। उसकी वजह है एसीटो एसिटिक एस्टर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुमकिन है, जिसको हम चिलेशन कहते हैं। तो इसमें चिलेशन हो जाती है एसीटो एसिटिक एस्टर में। ये देखें CH3C डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड C एन इथॉक्सी ग्रुप देन OH, ये पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें एंड वाले H की इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर चिलेशन मुमकिन हो जाती है। तो इस वजह से जो इनोलिक फॉर्म है एसीटो एसिटिक एस्टर की, इट गेट्स मोर स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू इट्स कीटो फॉर्म। तो इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को स्टडी किया, एसीटोन को स्टडी किया, एसीटोन की कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। इनोलिक फॉर्म में 2 टाइप्स ऐसी हमने पढ़ी, जैसे कि फिनोल जिसमें इनोलिक ग्रुप फर्दर कॉन्जुगेशन में था किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, या इनोलिक फॉर्म इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल पाई गई एसीटो एसिटिक एस्टर में क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर चिलेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुमकिन थी। आगे चल के मैं बताता चलूँ कि जो इनोलाइजेशन का प्रोसेस है ये 3 चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास सैंपल की, और टेम्परेचर क्या है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन को इफ़ेक्ट करेंगे। फाइनली हम एंड पे बात करेंगे कुछ और सिस्टम्स की जिसमें टाटोमेरिज्म मुमकिन है। अभी तक हमने जो जितना स्टडी किया दैट वाज कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन। अब हम एक ऐसे आइसो टाटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमेरिज्म। ये नाइट्रोसो ग्रुप है, R2CH डबल बॉन्ड N। ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है और नाइट्रोसो ग्रुप ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्साइम ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर अगला जो टाटोमेरिज्म है वो नाइट्रो एसी नाइट्रो है। नाइट्रो ग्रुप में R2CH एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा इसमें से इस ऑक्सीजन के ऊपर।
और क्योंकि ये एसिडिक निशानी है तो एसिडिक से एसी इस नाइट्रो में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी है तो ये एसी नाइट्रो बन जाता है। इसमें एसी नाइट्रो की बजाय जो नाइट्रो टाटोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और तीसरे किस्म का जो टाटोमरिज्म है उसे ईमाइन इनामीन कहा जाता है, जिसमें ईमाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें ये जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ पे। सो ये शिफ्टिंग इधर और ये नाइट्रोजन जो एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन को, ऐसे ही बिल्कुल ये इधर और ये O नेगेटिव भी एक्सेप्ट कर लेता है H को। सो ये हमारा टाटोमरिज्म का टॉपिक था। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।